गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग कक्षा 10 के अध्याय के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर बात कर रहे थे, जिसमें आज हम इसका भाग 4 यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इसी विषय में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। आज हम अगली अभिक्रिया पर डिस्कस करेंगे, यानी जो हमारा थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया। तो थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे विस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है बेटा, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु अपने से कम क्रियाशील परमाणु उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए बेटा, मैंने यहां तक क्या बताया था कि कोई अधिक क्रियाशील परमाणु हो, वो अपने से कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर देगा, उसके यौगिक के विलयन से उसको विस्थापित कर देगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझिए कैसे, तो एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं। जैसे हमारे पास बेटा हमने लिया आयरन, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और आयरन को हमने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया। आयरन को हमने कहां डाल बोला है, यानी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। ये हमारे पास आयरन है जो किसमें है, दूसरा अवस्था में है, जबकि क्या है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। अब आयरन की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में क्या है, अधिक है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, और जब कॉपर को विस्थापित कर देगा तो ये क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा, और ये क्या करेगा, अब इसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया, और साथ में क्या बन गया, कॉपर आपका निकल गया इसके सॉलिड के रूप में। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे मैंने क्या किया कि भाई लोहे की कील को लिया और भूरे रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, भाई जो आयरन होगा वो कॉपर को विस्थापित कर देगा। भाई जो हमारा कॉपर सल्फेट क्या है, कैसा रंग है इसका, नीला रंग है, और जब आयरन सल्फेट हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। मतलब इसका कलर कैसा है, इसका कलर हमारा ब्लू है, जबकि इसका कलर कैसा है, ग्रीन है। तो ये क्या है, हमारे फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का विलयन है, और हमारा कॉपर अलग हो गया। तो यानी एक धातु के द्वारा दूसरे धातु का विस्थापन हो रहा है। ध्यान देने वाली बात क्या है,
कि एक धातु के द्वारा दूसरे धातु का विस्थापन हो रहा है, तो इसलिए यह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। लेकिन विस्थापन में कौन सी क्रिया है? तो विस्थापन में धातु विस्थापन क्रिया है। कौन सी क्रिया है? कैसी है? धातु विस्थापन क्रिया है। धातु विस्थापन क्रिया, यानी यहाँ क्या हो रहा है? एक धातु के द्वारा दूसरे धातु का विस्थापन हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं, दैट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा। यानी यहाँ क्या हो रहा है? एक धातु के द्वारा दूसरे धातु को विस्थापित हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। अब आप इसको, अब एक कौन सा धातु, तो आप इसके लिए बेटा आप एनसीईआरटी का जो हाई स्कूल की बुक है क्लास 10 की, उसमें पेज नंबर 50 पे आप इसकी सीरीज देख लेंगे, तो उसमें क्या दिया गया है? सक्रियता श्रेणी दी गई है। अपनी एनसीईआरटी की 10th की जो बुक है उसमें पेज नंबर 50 पे आप देखेंगे, उसमें क्या दिया है? सक्रियता श्रेणी दी गई है। तो सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या है? जो ऊपर वाले धातु हैं उनकी क्रियाशीलता नीचे वाले धातुओं की अपेक्षा क्या है? अधिक है। तो ऊपर वाली धातुएं अपने से नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर सकती हैं, लेकिन नीचे वाली धातुएं अपने से ऊपर वाली धातुओं को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ हम यानी सक्रियता श्रेणी में आयरन क्या होगा? कॉपर से ऊपर होगा, इसलिए आयरन कॉपर को विस्थापित कर लेगा। जबकि अगर वही चीज रिएक्शन हम ऐसा लिखें कि Cu प्लस FeSO4, उसके बाद रिएक्शन संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, इसलिए आयरन कॉपर को विस्थापित कर ले जाएगा, जबकि कॉपर की क्रियाशीलता आयरन से कम है, इसलिए कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई क्रिया संभव नहीं है। बस समझ आ गई? ऐसे ही बेटा अगर हम ध्यान दें कि अगर हम जिंक ले लें और Zn का रिएक्शन HCl से आ गया, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? ZnCl2 बनेगा और साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब देखिए, अब यहाँ Zn पर जानते हैं आप, Zn पर कितना प्लस चार्ज होता है? 2 प्लस चार्ज होता है। H पर 1 प्लस होता है, Cl पर 1 माइनस होता है। तो 2 प्लस Cl पर 1 माइनस, तो इसका चार्ज मैंने बताया था आपको आयन बनाने के लिए कि Zn पर अगर 2 प्लस है, Cl पर 1 माइनस है, तो इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा? ZnCl2 बन जाएगा, यानी जिंक क्लोराइड बन जाएगा और साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 ले लेते हैं, तो एक Zn 2H 2H 2Cl 2Cl, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या है? इक्वल है, बराबर है। अब इस कंडीशन में बेटा जो है हमारा, यानी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से किसका विस्थापन हो रहा है? हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या है? आधातु है। तो यानी यहाँ पे ये जिंक है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये क्या है? जिंक क्लोराइड है। क्या है? जिंक क्लोराइड है, और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यानी यहाँ क्या हो रहा है? ये किसी भी धातु के द्वारा आधातु का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? आधातु विस्थापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आधातु विस्थापन, यानी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब किसी भी धातु के द्वारा धातु का विस्थापन होता है तो उसे हम धातु विस्थापन क्रिया कहते हैं, लेकिन जब किसी भी धातु के द्वारा अधातु का विस्थापन होता है तो उसे क्या कहते हैं? अधातु विस्थापन क्रिया कहते हैं। कोई कंफ्यूजन है? इसको नोट डाउन करिए, फिर अगले लेक्चर की बात करें। तो बेटा अब हम 4th टाइप का डिस्कस करेंगे, द्विविस्थापन क्रिया या उभय अपघटन क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके क्या लिखे बेटा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं
वे रासायनिक प्रक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप नए यौगिक अर्थात उत्पाद का निर्माण होता है। द्विविस्थापन अक्रिया कहलाती है। मतलब क्या होता है? वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों के बीच, अभिकारक यौगिक पहले क्या होगा, अपने आयनों में टूटेगा और उसके बाद क्या होगा, उन आयनों के बीच आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। और आदान प्रदान के फलस्वरूप जब नए यौगिक का निर्माण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन क्रिया या उद्घाटन क्रिया कह सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सुनिए, तो एग्जाम्पल के लिए बेटा हमारा पहला एग्जाम्पल है कि हमने सोडियम सल्फेट लिया है Na2SO4। अब देखिए इसका हमें क्या लेना है, एक्वा सॉल्यूशन लेना है। तो Aq प्लस सोडियम सल्फेट का रिएक्शन मैंने करा दिया इससे बेरियम क्लोराइड से। अब इसका क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है हमारे पास, मतलब हमारे पास सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों का क्या है, एक्वा सॉल्यूशन हमने लिया। और जब दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं बेटा तो हमें क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, और साथ में क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl बनता है। अब देखिए संतुलित कर लीजिए, यहाँ 2 N है, यहाँ हमने 2 कर दिया, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन होंगे, यानी रिएक्शन हमारा क्या है, बैलेंस है। तो यानी क्या हुआ होगा, जो सोडियम है एक का होगा 2 Na प्लस में और प्लस SO4 माइनस में। अब आयन आपको स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में हमने आपको 9th में पढ़ाया है कि आयन कैसे लिखते हैं। तो Na प्लस 2 Na प्लस और SO4 पर 2 माइनस होता है। ऐसे ही Ba पर क्या आता है, 2 प्लस आ जाता है और 2 Cl पर क्या होता है, माइनस होता है। तो AN ने किसके साथ कंबाइन किया बेटा, Cl के साथ कंबाइन किया, और SO4 किसके साथ कंबाइन किया, बेरियम के साथ कंबाइन किया। और ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, बेरियम सल्फेट बना दिए, और ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, सोडियम क्लोराइड बना दिए। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड क्या किए, आपस में क्रिया की और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर दिए। ठीक है ना। तो हम नाम लिख रहे हैं, इसका नाम नोट करेंगे। ये क्या है हमारे पास, सोडियम सल्फेट है। ये क्या बेटा, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट, और ये क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो कंफ्यूजन तो नहीं, क्या नोट करें। ऐसे होता है। एक रिएक्शन और देखिए, अगर हम सिल्वर क्लोराइड ले लें AgCl, AgCl का रिएक्शन हम कराते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसका रिएक्शन हम करा देंगे KCl से। देखिए हमने क्या लिया है, हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा, जब NO3 पर 1 माइनस होता है तो क्या होता है, नाइट्रेट होता है। ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड।
तो जब दोनों का रिएक्शन कराएंगे बेटा तो आप जानते हैं कि Ag किस में टूटेगा, Ag प्लस में और Cl माइनस में। K किस में टूट जाएगा बेटा, K प्लस में प्लस Cl माइनस में टूटेगा। अब इसका धनावेश इसके ऋणावेश के साथ और इसका धनावेश इसके ऋणावेश के साथ, दोनों क्या होगा, हमने क्या बताया, आदान प्रदान होता है यानी इंटरचेंज होता है। इसमें अभिकारक यौगिक के आयनों के बीच, अभिकारक यौगिक के आयनों के बीच क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तब क्या बनेगा बेटा, तब हमारे पास क्या बन जाएगा, Ag और Cl, Ag और Cl ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, सिल्वर क्लोराइड बना देंगे। और K और Cl मिलकर क्या बना देंगे, पोटेशियम क्लोराइड बना देंगे। तो क्या बन गया, ये बना हमारे पास सिल्वर NO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या बना देगा, KNO3 यानी ये बन जाएगा AgCl प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये बन जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए NO3 पर जब एक माइनस होता है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। NO3 पर एक माइनस है तो नाइट्रेट आयन, NO2 पर एक माइनस है नाइट्राइट आयन, और N पर अगर तीन माइनस है तो नाइट्राइड आयन। नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड अपनी जानकारी के लिए आप अलग से नोट कर सकते हैं। नाइट्रेट आयन है, ये नाइट्राइट है और ये नाइट्राइड है। नाइट्रेट, नाइट्राइड और नाइट्राइड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, क्योंकि NO3 पर क्या है, यहाँ पे एक माइनस चार्ज है। फिर बात कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये था हमारा क्या, द्वितीय कार्बन अपव्यय, नोट डाउन करिए। तो हम अगला टाइप डिस्कस करते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 5, इसे हम कहते हैं उपचयन। उपचयन या उपचयन की उल्टा हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों, अपचयन, अपचयन, अपव्यय, अपव्यय, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा ऑक्सीकरण अक्रिया है और अपचयन अक्रिया है, और ऑक्सीकरण को हम क्या कहते हैं, उपचयन भी कहते हैं। जब भी किसी पदार्थ से बेटा ऑक्सीजन जुड़ता है तब हम क्या कहते हैं, क्यों क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है उसका। तो यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और इसी का उल्टा ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। इसी का उल्टा हम अगर बात करें हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा, अपचयन होगा। तो इसको हम दो भागों में ऐसे डिस्कस कर रहे हैं आपसे। पहला हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं उपचयन, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं, इंग्लिश ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। दूसरा हमारे पास निकल अपचयन, अपचयन यानी जिसे कहते हैं रिडक्शन। ध्यान दीजिए, हमने कहा पहला ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा बेटा, अपचयन कहलाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ऐसे बेटा हाइड्रोजन का
निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां हम क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ऐसे बेटा हम यहाँ और क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं ऑक्सीजन पर कैसा होता है? माइनस चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऐसे इसमें क्या हाइड्रोजन प्लस होता है, तो हम लिख सकते हैं विद्युत धनात्मक तत्वों या समूहों का कर सकते हैं, या समूहों का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। इसी का उदाहरण देते हैं विद्युत धनात्मक तत्वों या समूहों का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऐसे ही बेटा हम लिख सकते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूह का निकलना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो बेटा कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का निकलना। क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों का या समूहों का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। लेकिन विद्युत धनात्मक तत्वों या समूहों का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। विद्युत धनात्मक तत्वों या समूहों का निकलना, यानी हाइड्रोजन पे क्या होता है? धनावेश होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं कि विद्युत धनात्मक तत्वों या समूहों का निकलना क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों का निकलना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। तो अब आप इस प्रेक्षण को समझिए कैसे। एग्जाम्पल के लिए अगर बनाया है तो देखिए, अगर हम कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखिए कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ आ रहा है, कार्बन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जोड़ आ रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया? बताइए, कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना अर्थात ऑक्सीडेशन। वेरी बात यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वेरी बात ऐसे ही अगर हम कॉपर ले लें, मतलब ये क्या है? कार्बन, ये क्या है? ऑक्सीजन, और ये क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ऐसे ही अगर हम कॉपर से ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा? C2O में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 कर लो। तो ये क्या है? कॉपर पे आप जानते हैं जब 1 प्लस चार्ज होता है तो Q प्लस और 2 प्लस चार्ज होता है तो क्यूप्रिक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में 2 माइनस है तो कॉपर का 2 प्लस हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहाँ क्या है? कॉपर है और एक ऑक्सीजन। समझ में आ रही है? तो एक हमारा बेटा क्या है? ऑक्सीडेशन की बात हम कर लिए। अब हम बात करेंगे किसकी? अपचयन की बात। तो अपचयन में हम क्या देखते हैं बेटा?
इसका एग्जांपल अगर आपको समझाना है, तो वही अब यहां आप देख लीजिए, यहां ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है। अब हम किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन के निकलने की बात करेंगे। तो जैसे हमने जिंक ऑक्साइड ले लिया और इसको कार्बन की उपस्थिति में हमने गर्म कर दिया, तो ये क्या बनाएगा? ये जिंक बनाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। तो यहां देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का निकलना उपचयन कहलाता है। तो यानी यहाँ क्या हो रहा है? हमने क्या लिया? जिंक ऑक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड, और इसको क्या किया? कार्बन के साथ गर्म कर दिया। तो यहाँ क्या बना? जिंक बना, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। बाकी ऐसे ही बचा। मान लीजिए एक ऊपर ऑक्साइड था हमारे पास CuO, इसको भी मैंने कार्बन के साथ गर्म कर दिया, तो कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ भी ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? क्यूप्रिक ऑक्साइड है, और हमने क्या किया? कार्बन के साथ इसको गर्म कर दिया, तो यहाँ क्या बनेगा? कॉपर बना, और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो समझे तो नहीं? तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस टॉपिक में कोई दिक्कत? तो इसको बेटा दो पार्ट में, इधर क्या है? ऑक्सीकरण, और इधर हमने क्या बताया? अपचयन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बढ़िया समझ में आ गया बेटा? कोई क्वेश्चन होगा आप व्हाट्सएप पे हमें पूछेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए बेटा, हम इसी में जो अभी हमने बताया आपसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इसी में बेटा एक अपनी हम और डिस्कस करते हैं, रिडॉक्स प्रक्रिया। देखिए यहाँ क्लियर है, रेड और ऑक्स दो चीजों से मिलकर बना है। अब ऐसा आप कहीं सोचिएगा कि रेड मतलब तो लाल होता है सर, और ऑक्स मतलब बैल, तो लाल बैल प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ क्या है इसका मतलब? रेड मतलब बेटा रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो अर्थात यहाँ पे क्या है कि रेड का अर्थ है रिडक्शन से, और जो ऑक्स है उसका अर्थ है ऑक्सीडेशन से। तो मतलब क्या निकलता कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, स्वतः होती हैं, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिडॉक्स प्रक्रिया कहलाती है। क्या हम इसकी भाषा लिखें? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन यो अपचयन दोनों घटनाएं एक साथ संपन्न होती है, रिडॉक्स प्रक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं एक साथ संपन्न होती हैं, क्या कहलाता है? रिडॉक्स प्रक्रिया कहलाता है। तो हम कह सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, अपने आप ही होती है। ठीक है ना? क्या कहलाती है? रिडॉक्स प्रक्रिया कहलाती है।
तो एग्जाम्पल भी आप सुनिएगा कि जैसे हमारे पास अभी आपने एक रिएक्शन लिखा है कि भाई CuO था, क्यूप्रस ऑक्साइड था, इसका रिएक्शन मैंने कार्बन से कराया था, तो हमने आपको बताया कि कॉपर बना और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ठीक है, अब देखिए कॉपर और ऑक्सीजन था यहाँ पे, तो यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कॉपर किसमें बदल रहा है, Cu में बदल रहा है, जो सॉरी जो कॉपर ऑक्साइड था हमारा, यानी हम इसे क्या कर रहे थे, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो हम कह रहे थे, क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो किसमें बदल रहा है, कॉपर में बदल रहा है, जबकि हमारा कार्बन किसमें बदल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है। उसमें आगे क्यूप्रिक ऑक्साइड किसमें बदल रहा है, कॉपर में बदल रहा है, कार्बन किसमें बदल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है और आप जानते हैं ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। जबकि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। वही बात हम कह रहे हैं कि जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं एक साथ होती है, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं क्या होती हैं, एक साथ होती हैं, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, तो ऐसी क्रिया रेडॉक्स क्रिया कहलाती है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स क्रिया कहलाएगी। कोई गलती तो नहीं है। एक ऐसे आप और भी समझ सकते हैं, ऐसे आप करिएगा, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक किसमें बदल रहा है, जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल रहा है, और कार्बन किसमें बदल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, यानी ऑक्सीजन का निकल रहा है, और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन किसमें बदल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो यानी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यहाँ उपचयन हो रहा है, और दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे कि क्या हो रहा है, रेडॉक्स क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे रिडक्शन और यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, तो दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। चलो लगता है तो मुझे तो नहीं है, पक्का समझ में आ गया, तो दिक्कत नहीं ना, चलिए करिए, नोट डाउन करिए।